नमस्कार, गुड गुड इवनिंग। सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारी एक सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव क्लासेस पर, जिसमें हम यूनिट 6 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और लास्ट हमने 15-20 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे आज हम करेंगे और आपको जल्दी जल्दी इन सभी के जवाब देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन? प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, उनमें से 2 आपके प्रश्न में है। अंचल का उत्तर आ रहा है, अमित का भी उत्तर आ रहा है, सुमन का भी उत्तर आ रहा है। बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, तो प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1976 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी है, दूसरा पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। ये तीन शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या सरकारी आदेश द्वारा? अखिल भारतीय सेवा, जिसे ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज, अर्थात अखिल भारतीय सेवा। यदि नई अखिल भारतीय सेवा, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। यदि चौथी अखिल भारतीय सेवा को जोड़ा जाना है, तुमने में से किसके द्वारा यह चीज की जाएगी? राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा? अमित वर्मा राज्यसभा, प्रियंका का आंसर पार्लियामेंट के द्वारा आ रहा। साथ ही साथ आप आर्टिकल भी बताते जाइए, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है। यदि नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जानी है, मनीषा जी का सरकारी आदेश आ रहा आंसर। तो नई अखिल भारतीय सेवा, जिसे ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवा को ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: IAS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा; IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा; IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं जिनका एग्जाम UPSC अर्थात सेंटर द्वारा इनका एग्जाम लिया जाता है। इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी सेंटर के द्वारा की जाती है, लेकिन यह काम करने स्टेट में आते हैं। जैसे जो व्यक्ति कलेक्टर के पद पर बैठता है, जिले में कलेक्टर होता है सबसे बड़ा अधिकारी, वह एक IAS होता है। इसका एग्जाम केंद्र ने लिया है, ट्रेनिंग ने केंद्र ने दी है, लेकिन यह काम करने मुख्यमंत्री के नीचे आता है। ऐसी सर्विसेज को ही अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है,
और वर्तमान में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 अखिल भारतीय सेवा हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 कहता है कि यदि नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जानी है तो इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा 2/3 के बहुमत द्वारा। यदि राज्यसभा 2/3 के बहुमत से यह आशय का प्रस्ताव पारित करती है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जानी है तो चौथी अखिल भारतीय सेवा को बनाया जाएगा। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग जिसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, जिसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, इस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारतीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा। कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या यह संवैधानिक निकाय है? क्या यह संवैधानिक निकाय है या नहीं? क्या यह संवैधानिक निकाय है या नहीं? है या नहीं? संयुक्त लोक सेवा आयोग तो संविधान का आर्टिकल 315 कहता है, भाग 14, संविधान का भाग 14 जिसका शीर्षक है लोक सेवाएं, इसका अनुच्छेद 315 कहता है संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा तथा 2 राज्यों के लिए एक साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकेगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात है संविधान में, इसके अलावा आगे बोला गया है कि यदि 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाना है, यदि नियुक्त किया जाना है तो यह शक्ति दी गई है भारत के राष्ट्रपति को। यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है कि वो 2 राज्यों के लिए एक साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है। तो यह संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। बहुत बढ़िया प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत शानदार। स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। यह सांविधिक निकाय है क्योंकि संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करने की पावर किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अभी तक एक बार एग्जाम्पल ऐसा आया है, वर्ष 1966 की बात है, जब पंजाब को तोड़ करके, पंजाब नाम के राज्य को तोड़ करके आपका हरियाणा बनाया गया, हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा के लिए लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए एक साथ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था वर्ष 1966 में, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, तो यूपीएससी की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? 1909 का अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम जिसका पूरा नाम है भारत शासन अधिनियम, या 1947 का अधिनियम जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति मानी जाती है? बी आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, कुछ लोगों को 1935 भी आ रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं 1919 में 1924 ली कमीशन द्वारा। बहुत बढ़िया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बहुत शानदार प्रियंका, बहुत बढ़िया।
सुमन साहू का भी 1919 आया, रवीना ब्राह्मणा का भी आया है, बी आंसर आया है 1919। अर्चना 1919। सही है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसे हम मॉन्टेग्यू जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था थी कि भारत के लिए एक लोक सेवा आयोग, दरअसल उसका नाम संघ लोक सेवा आयोग नहीं था, लोक सेवा आयोग बस था, इसके द्वारा व्यवस्था थी। जिसके बाद 1924 में एक ली कमीशन आया, ली आयोग आया। इस आयोग ने बोला कि अब तो आयोग बना दीजिए, और ये 1924 में सिफारिश करता है और इसकी सिफारिश को मान लिया जाता है, और वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। 1926 में लोक सेवा आयोग बनता है, लेकिन किस अधिनियम के अंतर्गत? 1919 के अंतर्गत, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग करता है, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल। ओके, फर्स्ट एग्जाम हेल्ड इन इलाहाबाद 1923। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत शानदार। फर्स्ट एग्जाम इलाहाबाद में हुआ था। चौथा, राज्य का राज्यपाल आंसर आ रहा है। सीजी ऑफ हाई कोर्ट भी इसका आंसर आ रहा है। नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर भी आंसर है। चलिए, संविधान में भाग है भाग 6, संविधान का भाग 6, भाग 6 जिसका शीर्षक है राज्य। इसके अंतर्गत आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 233 बात करता है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जिले की अदालत को कहा जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिले की अदालत को कहा जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। इसका मतलब है यहां पर दो प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग कोर्ट होते हैं। दीवानी मामलों के लिए अलग अदालत होगी, और सत्र मामले या फौजदारी मामलों के लिए अलग से कोर्ट होगी, जिसको कहा जाएगा सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। और ये बात होती है आर्टिकल 233 में, और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट की सिफारिश पर होता है, हाई कोर्ट का संज्ञान लिया जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं कराता है इसकी नियुक्ति, उसका सिर्फ संज्ञान लिया जाएगा। नियुक्ति करने का काम है राज्यपाल का। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट आता है। तो याद रखिएगा, जिला न्यायाधीश और जिले के सबसे बड़े जज को जिला जज कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में डीजे के नाम से संबोधित करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, छठवां सवाल। स्पेशल ऑफलाइन बैच है एमपीपीएससी का, प्री मेंस इंटरव्यू का। नौलखा सेंटर हमारे यहाँ पर 15 जनवरी आप ऑफिस में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 2 दिन का डेमो है हमारे यहाँ। छठवां प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के
चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, बराहगिरी, वेंकटगिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद। व्यक्तिगत रूप से चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए, व्यक्तिगत रूप से जो पहले राष्ट्रपति हैं सभी को मालूम है। व्यक्तिगत रूप से पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर राधा कृष्णन। तीसरे नंबर पर हमारे जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब। और चौथे नंबर पर बीबी गिरी। तो व्यक्तिगत रूप से चौथे नंबर पर हैं बीबी गिरी। अब यहां पर याद रखना है, जो बीबी गिरी का जो चुनाव हुआ था, यहां पर द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। द्वितीय चरण की गणना के पश्चात चुनाव जीते थे और इनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे जो अपोजिट में थे, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। तो पहले चरण में तो चुनाव नहीं जीते, दूसरे चरण की गणना में चुनाव जीतते हैं बीबी गिरी। राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है। कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। एक और राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है और वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान होती है। जब जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे तो इस समय 22 वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति बीबी गिरी हुआ करते थे। तो बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, लेकिन चुनाव में बीबी गिरी ने भी भाग लिया तो उपराष्ट्रपति पद से त्याग दिया। इसलिए एक दूसरे व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। इस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी हैं, इसलिए बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति की कुर्सी भी खाली हो चुकी है, उपराष्ट्रपति की भी कुर्सी खाली हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ये बात भी याद रखना। लेकिन यहां पर पूछा गया चौथे राष्ट्रपति, तो उसका आंसर है बीबी गिरी। बीबी गिरी। बीबी गिरी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? इस निषेधाधिकार को अंग्रेजी में बीटो पावर कहा जाता है, बीटो शक्ति। तो किसने जेबी बीटो का प्रयोग किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में है और उसके निर्वाचन की विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बहुत बढ़िया। कुछ लोग ज्ञानी जैल सिंह लगा रहे हैं, क्या सही है ये आंसर? ज्ञानी जैल सिंह।
चलिए, तो यदि संघीय कानून बनाना है, यदि संघीय कानून बनना है, पूरे देश के लिए कानून बनाया जाना है, तो यह कानून संसद द्वारा बनाया जाता है और संसद के 3 अंग मिलकर के कानून बनाते हैं। कानून बनने से पहले इसे विधेयक कहा जाता है। तो संसद का पहला अंग मान लीजिए कि यहां पर राज्यसभा लिखा हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। तो यदि किसी विधेयक को अधिनियम के रूप में परिवर्तित होना है या कानून के रूप में मान्यता मिलनी है, तो सबसे पहले उसको राज्यसभा पारित करेगा, उसके बाद लोकसभा ने पारित किया, इसके बाद हस्ताक्षर के लिए किसके पास आता है, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास आएगा। और इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 111। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है और हस्ताक्षर के लिए आता है आर्टिकल 111 के आधार अंतर्गत। या तो राष्ट्रपति यहां पर सिग्नेचर कर देता है या सिग्नेचर करने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। तो मना करने का एक तरीका है, मना करने को ही उसकी वीटो पावर्स कहा जाता है। और इन वीटो पावर्स में एक वीटो पावर है जेबी वीटो, या इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। और अभी तक एक ही राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है और जिस विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया था, तो 1986 का डाक संशोधन विधेयक है, डाक संशोधन विधेयक है। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में डाक संशोधन विधेयक के संबंध में आर्टिकल 111 के अंतर्गत पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभा तथा विधान परिषदों के द्वारा, या नगर पालिका तथा पंचायतों के सदस्यों द्वारा। सी सी आ रहा है कुछ लोगों को यार, राज्यसभा के सदस्य। चलिए, संसद के 2 सदन हैं, 2 कक्षाओं से मिलकर के संसद बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। 2 कक्षाओं से मिलकर के, 2 सदनों से मिलकर के संसद बनेगी, लोकसभा से और राज्यसभा से मिलकर के। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 लोगों का चुनाव होगा और 12 लोगों का क्या होगा, मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इन 238 सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो राज्यों में किया गया है, ये बंटवारा। और इसके बंटवारे को यदि आपको देखना है कि किस राज्य के पास कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो उसके लिए आपको चौथी अनुसूची देखनी होगी, उसके लिए चौथी अनुसूची देखनी होगी जो बताती है किस राज्य में कितनी सीटों का बंटवारा है। जैसे मध्य प्रदेश से 11 लोग राज्यसभा में जाते हैं, तो चौथी अनुसूची में लिखा है कि मध्य प्रदेश से 11 सांसद राज्यसभा में जाएंगे। ये लिस्ट कहां पर है, चौथी अनुसूची में। तो चुनाव कहां से होंगे, राज्यों से होंगे। और राज्यों में एक स्थान है विधानसभा,
राज्यों में एक संस्था है विधानसभा, राज्य की विधायिका को विधानसभा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 230 है। यहाँ पर बैठने वाले लोगों को विधायक कहा जाता है। ये 230 विधायक मध्य प्रदेश के 11 लोगों का चुनाव करेंगे राज्यसभा में। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वह लोग वोट डाल करके राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के जो चुनाव है अप्रत्यक्ष है। राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष, जनता इस चुनाव में भागीदारी नहीं लेती है। वहीं लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से किए जाते हैं। तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद का इसमें कोई योगदान नहीं, पंचायत का कोई योगदान नहीं। यहां पर भी विधान परिषद लिखा है, इसका कोई योगदान नहीं होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल। तो विधानसभा सदस्यों द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। इसको सेव कर देते हैं और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कोई विधेयक धन विधेयक अर्थात मनी बिल की बात हो रही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। कोई विधेयक धन विधेयक अर्थात मनी बिल है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक अर्थात मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। आप लोग लाइक शेयर भी करते चलिएगा और कमेंट करके आंसर भी करना है आपको। धन विधेयक, चलिए संविधान में दो अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में बात करते हैं। एक तो है आपका आर्टिकल 110 और एक है आपका आर्टिकल 109। 110 बात करता है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कि किसे धन विधेयक माना जाएगा और कौन तय करेगा कि धन विधेयक है अथवा नहीं है। और 109 बोलता है कि धन विधेयक को पारित किस प्रकार किया जाएगा, इसके पारित होने की प्रक्रिया क्या है। पारित होने की प्रक्रिया के बारे में 109 में वर्णन है और धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। तो बोला गया है धन विधेयक वह विधेयक होगा जिसमें किसी कर को लगाने की बात हो, कर को बढ़ाने की बात हो, कर को घटाने की बात हो या कर को हटाने की बात हो, टैक्स की बात हो रही है। यदि टैक्स से रिलेटेड कोई विधेयक है तो उसे धन विधेयक कहेगा आर्टिकल 110 के अंतर्गत। या फिर जो भारत की कंटीजेंसी फंड है, संचित निधि है, उसमें पैसा डिपॉजिट किया जाना है या उससे पैसा निकाला जाना है, या किसी दूसरे देश से हमारी सरकार पैसा उधार ले रही है या उधार दे रही है, यदि इससे संबंधित कोई विधेयक है उसे धन विधेयक कहा जाएगा। और इसका निश्चय करने का काम है लोकसभा अध्यक्ष का। आर्टिकल 110 में स्पष्ट लिखा है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा अथवा नहीं होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 109 में बताई गई है। तो दो आर्टिकल हैं धन विधेयक से संबंधित, 110 और 109। 109 पारित करने की प्रक्रिया है और 110 धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक कौन होगा या नहीं, इसका विनिश्चय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलिए, लोकसभा स्पीकर आंसर आया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। चार प्रकार के प्रस्तावों की बात की गई है। इनमें से एक प्रस्ताव का संबंध बजट से है, बजट के समय इसका यूज किया जाता है। लाइक करते चलिए आप लोग। ए आंसर आ रहा है कुछ लोग निंदा प्रस्ताव, कुछ का सी भी है कटौती प्रस्ताव। पूजा वर्मा कटौती प्रस्ताव, कटौती कटौती कटौती, एग्जैक्टली कटौती। चलिए बजट का मतलब समझते हैं। बजट का मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा। बजट का मतलब है आय व्यय का लेखा जोखा। तो सरकार को साल में कितनी इनकम हो गई और इस इनकम को किन किन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर खर्च किया जाएगा, इसी लेखा जोखा को कहा जाता है बजट। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट के स्थान पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाएगा। या तो वह स्वयं रख सकता है या वित्त मंत्री की मदद से रखवा सकता है। तो ये काम किसका है? राष्ट्रपति का। आर्टिकल 112 में बजट शब्द ना लिख करके वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, जो कि आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अब यहाँ पर सरकार को टैक्स लगाना होता है जिसके थ्रू इनकम हो गई। अब इसको खर्च करना है। यदि सरकार को पैसा खर्च करना है तो वह संचित निधि से पैसा निकालना पड़ेगा, और जब संचित निधि से पैसा निकालना पड़ेगा तो उसके लिए उसको धन विधेयक के रूप में पारित कराना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब इसको पारित करने की बारी आती है तो संसद में बैठे लोग, लोकसभा में बैठे लोग बोलते हैं कि आपने जो ये पैसा मांगा है ये ज्यादा मांगा है, क्या इससे कम में काम नहीं चल सकता? आप 100 रुपए मांग रहे हो, क्या 99 में काम नहीं चल सकता? 100 में ही काम चलेगा? तो इस प्रकार की कटौती की बात करते हैं कि 1 रुपए की हम कटौती कर रहे हैं, सांकेतिक कटौती। बोले आप अनाप शनाप जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, हम चाहते हैं कि इसमें आप कम से कम खर्च करो। तो विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं, सरकार के द्वारा नहीं लाए जाएंगे। प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है कटौती प्रस्ताव। इन सब की चर्चा होती है बजट के समय, जब बजट को पारित किया जाता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट की जगह लिखा हुआ है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संघीय बजट 112 में है और राज्य का बजट आपको मिलेगा आर्टिकल 202। राज्य का बजट मिलेगा अनुच्छेद 202 में। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट सवाल। न्यू बैच एमपीएसआई का 17 जनवरी से स्टार्ट है हमारे यहाँ, 7 PM तक है, 3 बजे से लेकर के 3 PM टू 7 PM। नौलखा सेंटर में है। और नीचे दिए नंबर पर यदि कहीं पर नंबर है या ऐप में जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं, और या फिर हमारे ऑफिस में आकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकता है, आरक्षित रख सकता है? यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
अनुच्छेद 169 आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। यदि राज्य में कानून बनना है, यदि राज्य का कानून बनना है, तो राज्य का कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। राज्य का कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है और इसमें 3 लोग भाग लेते हैं। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो 3 लोग, यदि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं वहां पर 2। कौन कौन? तो विधान परिषद या विधानसभा, विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद, और तीसरा राज्यपाल। तो राज्य का कानून तभी, राज्य में कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब उस पर किसके हस्ताक्षर हो जाएं? राज्यपाल के। और राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए कोई विधेयक आता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक विधान परिषद जाएगा, विधान परिषद से पारित होने के बाद विधेयक अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास आएगा। तो राज्यपाल या तो उसमें यस कर सकता है सिग्नेचर, तो वो कानून बन जाएगा, या मना कर सकता है, या मना करने के अलावा बोल सकता है कि भाई साहब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं इसको किसी और से पूछूंगा। किससे पूछूंगा? राष्ट्रपति से पूछूंगा। अब ये वही उस पर काम करेंगे, मेरे बस की बात नहीं। आपने इसमें हाई कोर्ट के बारे में कुछ उसकी शक्तियों को ऊपर नीचे करने के लिए आपने विधेयक पारित कर रहे हैं, तो इस पर मेरे को तो पाबंद नहीं है, या मैं नहीं करना चाहता हूं, इसमें राष्ट्रपति संज्ञान करे। तो यहां पर आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को जब उसके पास हस्ताक्षर के लिए आता है, वह किसके लिए भेज सकता है विचार के लिए? तो राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजा जा सकता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। जिस प्रकार राज्यपाल के पास 200 के लिए आता है, राष्ट्रपति के पास उसका विधेयक आता है आर्टिकल 111 के अंतर्गत, 111 के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल। राज्य विधान परिषद के सदस्य या सदस्यों, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष? आप लोग कमेंट करिए आंसर। सभी लोग कमेंट करते चलिए, आंसर तो लगाना ही पड़ेगा ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एमपीपीएससी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आपको आंसर लगा के ही आना है, गोला भर के ही आना होगा। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना, राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो जिस प्रकार राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, वैसा ही विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष ही है। अरे क्या आ गया? चलिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट विषय? पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। आपको पता होगा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय, और राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं
61 विषय, और अवशिष्ट वो विषय हैं जो तीनों में ना लिखे हों। अवशिष्ट वो विषय हैं जो तीनों में ना लिखे हों, और इन तीनों सूचियों का वर्णन है संविधान की 7वीं अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची बात करती है शक्तियों के विभाजन की। संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची। राज सूची के अंतर्गत 61 विषय, संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय और संवर्ती सूची 52 विषय। संघ सूची पर सिर्फ संघ या केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। संवर्ती सूची के 52 विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। तो राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या जो 5वीं है, प्रविष्टि संख्या 5वीं पंचायती राज के बारे में बात करती है। इन 61 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो 5वें नंबर का प्रविष्टि है वो पंचायती राज की बात करता है कि यह राज्य सूची है, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रविष्टि संख्या भी आप याद रखिएगा, 5वें नंबर की प्रविष्टि है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? और आपने एक वेब सीरीज भी देखी होगी पंचायत नाम की। पंचायत शब्द यदि ये राज्य सूची का विषय नहीं होता, यह विषय ही नहीं होता, पंचायत ही नहीं होती, तो इस प्रकार की फिल्म या वेब सीरीज भी नहीं बनती, और इतना प्यारा मीम्स भी कहां से आता। क्या बोलता है, अखंड बेइज्जती है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु या 18 वर्ष की आयु। कितनी उम्र का व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है? 25, 30, 21, 18। बिल्कुल स्टेट लिस्ट है प्रियंका, सही है, 52, 100, 62, बिल्कुल संख्या भी सही लिखी आपने। पंचायत का चुनाव कितनी उम्र का व्यक्ति लड़ सकता है? चलिए आपके लिए एक सवाल भी है, आपके लिए एक सवाल भी है, इसका भी उत्तर दीजिएगा साथ साथ। आपके लिए सवाल है और कल इसका उत्तर दीजिएगा या अभी भी दे सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा द्वारा मताधिकार की आयु, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 18 वर्ष कर दी गई। एक सवाल है आपके लिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु, आजकल आपको मालूम होगा 18 साल की उम्र वाला व्यक्ति वोट डाल सकता है, इससे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई? कुछ लोग तो आंसर भी देने लगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 61, 61, बहुत शानदार। इसका भी उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उम्र उसकी कितनी हो? 21 वर्ष। तो पंचायत का चुनाव और म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव आप 21 साल की उम्र में लड़ सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आप 25 साल की उम्र में लड़ सकते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव 30 वर्ष में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि आप खड़े होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता में 35 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है।
तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष है, राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष है, विधानसभा और लोकसभा 25 वर्ष है, और जो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं उसके होते हैं 21 साल की उम्र में हो जाते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और नियमित रूप से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी और बेहतर क्वेश्चन होते जाएंगे। समय के साथ आप रोज बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।